दिल्ली के एक शांत से इलाके में रहने वाली नैना मल्होत्रा एक सिंगल मदर थी। उसकी 12 साल की बेटी रिया उसकी दुनिया थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जब तक एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। एक रात नैना ने सुना कि रिया अपने कमरे में किसी से बात कर रही है। दरवाजा खोला तो रिया अकेली थी, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। मम्मी, वो आ गया है। नैना को लगा शायद सपना देख रही है, पर उसी रात कमरे की चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। अगले कुछ दिनों में रिया पूरी तरह बदल गई। वो घंटों छत को घूरती रहती। उसकी आवाज कभी बच्ची जैसी तो कभी बूढ़े इंसान जैसी लगती। रात में बिस्तर खुद हिलने लगता। डॉक्टरों ने कहा यह सिर्फ मानसिक बीमारी है, लेकिन नैना को महसूस हो रहा था कुछ और है। एक दिन नैना को रिया के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया मिली, जो उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं थी। रिया अचानक चीखी, उसे मत छूना, वो गुस्सा हो जाएगा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और चेहरा डरावना हो गया था। डरी हुई नैना एक चर्च पहुंची और वहां के पादरी फादर एंथनी से मिली। शुरू में उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने रिया को देखा तो वो समझ गए, ये बीमारी नहीं है, ये कब्जा है। फादर एंथनी ने बताया, रिया के अंदर एक बहुत पुरानी और खतरनाक आत्मा है, जो कमजोर दिलों को अपना घर बना लेती है। उन्होंने एक्सॉर्सिज्म, झाड़ फूंक करने का फैसला किया। रात के 3 बजे कमरा बंद कर दिया गया। रिया बिस्तर से हवा में उठ गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। फादर एंथनी प्रार्थना पढ़ते रहे। कमरा कांपने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। नैना रो रही थी, मेरी बेटी को छोड़ दो। अचानक रिया ने फादर को घूरा, तुम ही आ जाओ मेरे अंदर। फादर एंथनी ने आंखें बंद की और कहा, ठीक है, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो। अचानक सब शांत हो गया। रिया जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई, लेकिन फादर एंथनी, वो चुप खड़े थे। उनकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। सुबह रिया बिल्कुल ठीक थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसी दिन खबर आई, फादर एंथनी ने चर्च की ऊंची खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों बाद रिया फिर उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी और धीरे से मुस्कुराकर बोली, वो वापस आ जाएगा। उस रात के बाद रिया बिल्कुल शांत हो गई थी, इतनी शांत कि डर लगने लगा। वो पहले जैसी हंसती थी, खेलती थी, लेकिन अब वो बस चुप रहती थी और कभी-कभी आईने में देखकर मुस्कुराती थी, धीरे से, ऐसी मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती। एक रात नैना की आंख अचानक खुली। समय था 3:07 AM और इस बार आवाज रिया के कमरे से नहीं, बल्कि छत से आ रही थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। नैना डरते हुए सीढ़ियां चढ़ी और जैसे ही उसने छत का दरवाजा खोला, उसकी सांसें रुक गईं। रिया छत के किनारे खड़ी थी और हवा में किसी से बात कर रही थी। मैंने कहा था ना, मैं वापस आ जाऊंगा। नैना चिल्लाई, रिया नीचे आओ। रिया धीरे धीरे पलटी, लेकिन उसका चेहरा रिया का नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान। तुमने सोचा वो मुझे ले गया? नहीं, मैं तो बस इंतजार कर रहा था। अचानक रिया का शरीर हवा में उठ गया और उसकी गर्दन उल्टी तरफ मुड़ गई। नैना डर के मारे जमीन पर गिर गई और तभी रिया की आवाज गूंजने लगी, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब ये घर मेरा है और अगली बारी तुम्हारी है। उस रात के बाद घर बदल गया था। दीवारें काली पड़ने लगी थीं, आईनों में अजीब परछाइयां दिखने लगीं और सबसे डरावनी बात, रिया अब रिया नहीं रही थी। नैना को समझ आ गया था कि वो चीज अभी भी यही है और इस बार वो सिर्फ रिया तक सीमित नहीं है। एक पुरानी डायरी में नैना को फादर एंथनी का आखिरी मैसेज मिला। अगर ये पढ़ रही हो तो समझ लो वो वापस आ चुका है, लेकिन इस बार उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस शरीर में वो है,
उसे खत्म करना होगा। नैना के हाथ कांपने लगे। मतलब मेरी ही बेटी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। रिया पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज 2 लोगों की थी। तुम कर सकती हो या फिर हम कर देंगे। अचानक कमरा हिलने लगा। रिया हवा में उठ गई और दीवार पर जोर से टकराई। ये शरीर अब हमारा है और अब हम बाहर भी आएंगे। नैना रोते हुए बोली, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दो। अचानक रिया की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसकी असली आवाज सुनाई दी। मम्मी, मुझे बचा लो। नैना समझ गई, ये आखिरी मौका है। उसने कांपते हुए पास रखा हुआ चाकू उठाया और धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया मुस्कुराई। हाँ, यही चाहिए था हमें। तुम्हारे हाथों उसका अंत। नैना ने आंखें बंद की और अचानक साइलेंस। चाकू जमीन पर गिर गया। मैं अपनी बेटी को नहीं मारूंगी। अचानक रिया जोर से चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। कमरा शांत हो गया। सब खत्म हो गया था, या शायद नहीं। सुबह पुलिस घर में आई। नैना गायब थी और रिया एक कोने में बैठी थी, हाथ में वही चाकू और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। अब हम दोनों आजाद हैं। हाँ हाँ, हम आजाद हैं।